हेलो एवरीवन, सारण गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग अभी क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, हमारी वित्तीय संस्थाएं, और इसमें ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको क्विक रिवीजन देती हूँ इसके बारे में। इसमें हमने वित्तीय संस्था की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था कि ऐसी कोई भी संस्था या ऐसी संस्थाएं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए साख तथा मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, ऐसी संस्थाओं को हम वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि वित्तीय संस्थाएं राष्ट्र स्तर पे भी होती हैं और राज्य स्तर पे भी होती हैं। पिछले क्लास में हमने स्पेशली राज्य स्तर के वित्तीय संस्थाओं के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये जो ऋण के जो स्रोत होते हैं, वित्तीय संस्था का काम क्या है कि अलग अलग आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए लोगों को ऋण प्रोवाइड करना, ठीक है, ऋण तथा जो साख है वो प्रोवाइड करना। और पिछली क्लास में स्पेशली हमने पढ़ा था कि सोर्स ऑफ क्रेडिट कौन कौन से होते हैं। ऋण के मुख्य दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक होते हैं संस्थागत स्रोत एंड जो सेकंड होता है वो होता है गैर संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोत में मैं आपको बता चुकी थी कि गांव के जो महाजन होते हैं, साहूकार होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, इन सबको हमने किस में रखा था? गैर संस्थागत स्रोत में रखा था। और एक चीज इसमें मैंने आपको ये भी समझाया था कि ये जो सारे सोर्स ऑफ क्रेडिट है, इनको कोई भी सुपरवाइज नहीं करता है। इस वजह से ये जो सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, इनमें जो इनकी पॉलिसीज होती है, ये काफ़ी शोषण करती हैं। किसका? जो उधार लेने वाले लोगों का होता है उसका। जैसे ज़्यादा ब्याज की दरें ये लोग चार्ज करते हैं, ठीक है, जो ऋण की वसूली होती है वो मनमाने तरीके से करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दूसरा यानी सोर्स ऑफ क्रेडिट, जो कि है संस्थागत स्रोत, जिसको कि मैंने आपको बताया हुआ था कि इसको हम क्या कहेंगे? फॉर्मल सोर्सेज ऑफ द क्रेडिट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। संस्थागत वित्तीय स्रोत, इसमें क्लियर एक मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि जिसके थ्रू हम इजीली बाइफर्केट कर सकते हैं कि गैर संस्थागत स्रोत क्या है और संस्थागत स्रोत क्या है। सबसे पहला चीज है सुपरविजन, कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, यानी कि जो गैर संस्थागत स्रोत है, इनको देखने वाला, इनको सुपरवाइज करने वाला कोई भी संस्था नहीं होती है। ना तो ये किसी की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, जो भी टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं ये खुद तय करते हैं, ठीक है। इस वजह से ये काफ़ी जो है जो ऋण लेने वाले लोग हैं, यानी जो उधार लेने वाले लोग हैं, उनके लिए ये कभी कभी बहुत ही ज़्यादा परेशानी का कारण भी बन जाते हैं। इसलिए क्या होना चाहिए? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब भी कोई कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। क्योंकि मैं कई बार आपको क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ कि जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना प्रोडक्शन होगा, जितना प्रोडक्शन होगा उतना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, और जितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उतनी इनकम जनरेट होगी, और इनकम जितनी ज़्यादा जनरेट होगी डिमांड उतना होगा, और डिमांड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी फिर से उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। तो यानी कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को आर्थिक क्रियाओं के लिए क्या दिया जाए? पूंजी को दिया जाए। लेकिन तुम ही सोचो कि अगर बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को पूंजी दी गई, तब क्या है? हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस ऋण को या पूंजी को लेना ना चाहें, ठीक है। तो इसलिए आवश्यकता है पड़ी कि एक ऐसे संस्थाएं बनाए जाएं, ऐसे वित्तीय संस्थाएं बनाए जाएं जिनको सुपरवाइज करने वाला भी कोई बॉडी हो, और जिनके लिए जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, यानी कि जो साख की शर्तें हैं, वो भी क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, ताकि ये किसी का शोषण न कर सके। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? कुछ संस्थागत वित्तीय स्रोत को पढ़ने वाले हैं।
जैसे आज हम कौन कौन से संस्थागत वित्तीय स्रोत को पढ़ेंगे, हम राज्य स्तर पे पढ़ रहे हैं, ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सहकारी बैंकों के बारे में, जिसको कि कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हैं। उसके बाद प्राथमिक सहकारी समितियों के बारे में पढ़ेंगे, भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे, कमर्शियल बैंक्स यानी व्यावसायिक बैंक के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नाबार्ड के बारे में। तो जल्दी जल्दी हम वन बाय वन क्या करते हैं, एक एक जो सोर्स ऑफ वित्तीय स्रोत है, सोर्स ऑफ क्रेडिट है, उसको देखते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं सहकारी बैंक की। बैंक अभी तक हम सब जान रहे हैं, तो बैंकों को मैंने आपको बताया है कि व्यावसायिक बैंक होते हैं। अब ये सहकारी बैंक होते क्या है? तो सहकारी बैंक को समझने के लिए पहले हमें इस टर्म को समझना होगा कि सहकारी का मतलब होता क्या है। सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव वर्ड ही बना है कॉपरेशन से। कॉपरेशन मतलब सहयोग, सह मतलब साथ, और कार्य मतलब जो कार्य करे। जब सभी लोग मिल करके साथ कार्य करें तो उसको हम क्या कहेंगे, सहकारी कहेंगे। अब यहाँ पे सहकारी बैंक होते क्या हैं? तो सहकारी बैंक मुख्यतः क्या होता है, किसी समुदाय का बैंक होता है। मान लीजिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और मैंने आप लोग को बताई थी कि वाई स्टिल पीपल डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट वाइल दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन हमने पिछली बार डिस्कस किया था ना, कि इतनी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऊंची ब्याज दर ये महाजन साहूकार ये सब चार्ज करते हैं, बावजूद इसके क्यों आज भी ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं वो गैर संस्थागत स्रोत यानी कि महाजन, जो भूस्वामी है या फिर जो व्यापारी है, उनसे ही क्यों लोन लेते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला प्रॉब्लम था कि बैंक्स जो हैं ये ज़्यादातर अर्बन एरियाज में है, यानी शहरी इलाकों में है। गांव के लोग जो हैं, अब ज़रूरत अचानक से पड़ती है तो वो शहर की तरफ जाए या फिर पहले अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करें। तो डिस्टेंस जो है ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर मैंने आपको क्या समझाया था कि दूसरी प्रॉब्लम क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, कि जब भी बैंक प्रोवाइड करता है लोन तो वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, और जो गरीब लोग होते हैं या जो इलिटरेट पीपल होते हैं वो इन डॉक्यूमेंटेशन को से बचना चाहते हैं, ठीक है। और यानी ये सब जो है ये बहुत बड़े रीजंस थे जिसकी वजह से क्या है कि लोग अभी भी गैर संस्थागत स्रोतों से ऋण लेते हैं। तो आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता ये थी कि जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं, अगर बैंक उनके पास अगर वो बैंक के पास नहीं जा सकते हैं तो बैंकों को उनके पास लाया जाए, ताकि क्या है वो भी जो संस्थागत स्रोत है उसका बेनिफिट्स ले सके। बेनिफिट्स इन व्हाट टर्म्स, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन जो है बहुत इजी तरीके से, तो ये सब बेनिफिट्स को ले सके। तो इसके लिए जरूरत थी कि बैंकों को ही इन ग्रामीण इलाकों में लाएं। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो अभी भी लगभग 70% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है। तो यानी ज्यादा जरूरत है कि बैंक्स को क्या है, गाँव में लाया जाए, ठीक है। तो इसके लिए सहकारी बैंकों का निर्माण या यही कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पे क्या होता है कि एक समुदाय मिलकर के ना क्या करते हैं कि सहकारी बैंक्स बनाते हैं, ठीक है, सहकारी सोसाइटी, फिर धीरे धीरे वो बैंक बनाते हैं जिसके अंदर वो क्या करेंगे कि अपने जो भी डिपॉजिट्स है या जो भी अपनी सेविंग्स है उसको उसके अंदर क्या करेंगे, पूल करेंगे, और फिर उसी के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग क्या है कि उनको जो भी लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सहकारी बैंकों के तो इसका जो है 3 लेयर्स होते हैं इसके। गांव में कौन सी होती है आपकी, प्राथमिक सहकारी समितियां, ठीक है, ये बिल्कुल अर्बन कह रही हूँ, बिल्कुल रूरल रूट लेवल पे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं, और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होते हैं। यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है इसका, ये क्या होता है, 3 लेवल का होता है। यानी सबसे रूट में क्या हो गया आपका, जो विलेजेस हैं, जो सेकंड जो होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट, और सबसे जो अपर है वो क्या है, स्टेट, ठीक है। तो ये सहकारी बैंक है। इसका मुख्य काम क्या है, मैंने अभी बताया कि गांव के लोगों के लिए बैंकों को लाया गया, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो भी फार्मर्स हैं, जो भी किसान हैं, उनकी जो भी नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए, तो किसानों की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट या सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि उनको कृषि के लिए लोन चाहिए होता है
है ना। और ये लोन जो होता है ज्यादातर क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए, यानी कि अल्पकालीन चाहिए। रीजन क्या है कि कोई भी अगर आप सीजन देखो, आपका जो किसी क्रॉप का सीजन देखो तो वो क्या होता है, लगभग 6 महीने तक होता है। अगर आप रबी क्रॉप्स को देखो या खरीफ क्रॉप्स को देखो तो लगभग 5-6 महीने का होता है। तो यानी कि इनको लोन चाहिए कितने महीने के लिए, लगभग 5-6 महीने के। यानी किसान लोन कब लेते हैं, जब सोइंग सीजन के पहले, यानी जब वो लोग सोइंग शुरू करते हैं, यानी कि अनाज को जब लगाते हैं, तो उस समय उन्हें जरूरत होती है लोन्स की। क्यों? क्योंकि उनको एग्रीकल्चर इनपुट्स को बाय करना होता है, लाइक फर्टिलाइजर्स, ठीक है, सीड्स, ठीक है, ये सारी चीजों को खरीदना होता है। और इन चीजों को खरीदने के लिए उन्हें पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करते हैं शुरू में, यानी कि खेती शुरू करने के पहले ये लोन को लेते हैं। और आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी कि जब क्या होता है उनकी फसल कट जाती है और बाजार में जब उनको बेच देते हैं, तो जो भी उनको प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट से वो क्या करते हैं, इन लोन को वो रीपे करते हैं। इट मीन्स दे नीडेड द लोन फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये सहकारी बैंकों का काम क्या है कि ये खास करके किसानों को अल्पकालीन यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मध्यकालीन और लॉन्ग पीरियड जो टाइम के लिए क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, सहकारी बैंकों के बारे में, जिसको कि हम कोऑपरेटिव्स बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सहकारी समितियां, सोसाइटीज, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना। यहाँ पे ये है प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसको ये बहुत फेमस इस तरह कर आपको, लेकिन सुनने में ये टर्म बहुत बार आया होगा, पैक्स, है ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। प्राइमरी यानी बिल्कुल लो लेवल पे, सबसे जमीनी लेवल पे ये आएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य पहले हम समझते हैं। ये समितियां बिल्कुल सहकारी बैंक की जो हमने बात की कि बैंक बन गया, लेकिन बैंक बनने से पहले क्या है, एक सोसाइटी है। यानी एक गांव के एक समुदाय के लोगों ने को दिक्कत हो रही है बैंक जाने में, या फिर उनको इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि हम एक समुदाय, लगभग 10 या 10 से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एक समुदाय बनाते हैं, एक सहकारी समिति बनाते हैं, जहां पर हम क्या करेंगे, अपने पैसों को मिलाएंगे और फिर जब पैसा एक जो डिपॉजिट होगा उसी से हम क्या करेंगे, जरूरत के लिए अपने मेंबर्स को क्या करेंगे, उधार देंगे, ठीक है। तो ये होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इतना तक कॉन्सेप्ट पहले आपको क्लियर रहना चाहिए, फिर बाद में आप उसके ऑब्जेक्टिव्स या उसकी फंक्शनिंग के बारे में आप पढ़ेंगे। तो प्राथमिक सहकारी समितियों का उद्देश्य क्या हुआ, सेम वही बात कि बैंकों को हम लोग क्या लेकर के आए हैं, रूरल एरियाज में लेके आए हैं, ताकि एक छोटा से छोटा किसान, एक अनपढ़ किसान जो है वो इजीली क्या कर सके, लोन को ले सके। तो इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ही क्या है, ये स्पेशली किसके लिए होता है, एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन प्रोवाइड करता है। यानी ये क्या करता है, इसका उद्देश्य इसलिए है, ये है कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ठीक है, वही एक सीजन के लिए। अब क्या है, कोई अगर मान लीजिए कि एक गांव है जहां पे अभी तक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी नहीं है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अब लोगों ने देखा कि दे आर फेसिंग द सेम डिफिकल्टी ना, कि भाई कैसे हम जाएं इतनी दूर बैंक से, दे नीडेड द डॉक्यूमेंट्स, है ना, दे नीडेड द कोलेटरल, बहुत सारी चीजें उनको चाहिए। तो क्या करे वो, तो 10 और 10 से ज्यादा लोग जो हैं वो उन्होंने एक समुदाय बनाया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, अपने लिए एक खुद की सहकारी समिति बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है, एक गाँव या एक क्षेत्र से 10 मिनिमम 10 पीपल, है ना, 10 या 10 से ज्यादा व्यक्ति जो होंगे तभी वो एक कोऑपरेटिव को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इनको एक जो है ज्यादातर जो पॉपुलर जो नाम है, इसको पैक्स के नाम से ही जाना जाता है ना। तो इन समितियों को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि पैक्स भी कहा जाता है। और इसके लिए ये लोन किसके लिए देती है, अभी मैंने कहा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कितना, 6 मंथ और मैक्स टू मैक्स 1 ईयर, 1 वर्ष के लिए। परंतु कभी कभी यानी विशेष परिस्थिति में इनकी जो अवधि होती है, यानी लोन का जो पीरियड होता है, वो 1 वर्ष से बढ़ा करके
3 वर्ष भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये काफी पॉपुलर है स्पेशली इन रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में ये लोन का एक बहुत बड़ा सोर्स है और इससे खास करके जो किसान होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, ये काफी बेनिफिटेड होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं भूमि विकास बैंक। होता क्या है भूमि विकास बैंक? हाँ, भूमि विकास बैंक का पहले पुराना नाम जो था वो भूमि बंधक बैंक था। अब नाम से ही क्लियर है कि ये ऐसा बैंक था जो लोन तो प्रोवाइड करता था, लेकिन बदले में क्या करता था कि किसानों की भूमि को बंधक रख लेता है। बंधक मतलब मॉर्टगेज करता था। मॉर्टगेज आप लोग समझते होंगे कि उसको ले लिया 10 सालों के लिए और जिस दिन आप लोन वापस करिएगा आपकी जमीन आपको वापस दे दी जाएगी। तो इसका पुराना नाम भूमि बंधक बैंक था, लेकिन बाद में इसके नाम को चेंज किया गया। अब इसका नाम जो है भूमि विकास बैंक है। ये बहुत भी काफ़ी स्पेशली रूरल एरिया में किसानों को इस बैंक से काफ़ी हेल्प मिलती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये बैंक्स जो होते हैं ये दीर्घकालीन लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो पैक्स है यानी जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं वो लोन तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन टाइम क्या है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 1 वर्ष, मैक्सिमम 1 ही वर्ष। लेकिन बहुत ही एक ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस आ गया, कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति आ गई, तो इसके लिए ये जो है बढ़ा करके कितना किया जाता है? 3 वर्ष किया जाता है। तो वो तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ से किसान ने लोन ले लिया, लेकिन अगर किसान को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए यानी लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लोन चाहिए, तो वो उसके लिए कौन सा बैंक है? तो उसके लिए है लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक। ठीक है, इसका फंक्शनिंग किस तरह काम करता है ये? तो पहला हम इसका उद्देश्य देखते हैं। भूमि विकास बैंक का उद्देश्य क्या है? किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, पहला इसका उद्देश्य है। इसका पुराना नाम क्या? देखिए ये सब जो है आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि किसान जो है ये दीर्घकालीन लोन इनमें से किससे प्राप्त करते हैं, कौन सी बैंक से प्राप्त करते हैं, तो आपको क्या बताना है? भूमि विकास बैंक। किस बैंक का नाम भूमि बंधक बैंक था? ठीक है, तो आपको क्या बताना है? भूमि विकास बैंक। तो ये जो भी है यही कंटेंट है, इसी के अंदर से क्वेश्चंस भी आते हैं। अब तरीका क्या है, कैसे ये लोन प्रोवाइड करते हैं? तरीका वही है, भले नाम चेंज हो गया, लेकिन आज भी जो भूमि विकास बैंक है ये किसानों की भूमि को बंधक रखते हैं और फिर क्या करते हैं? ऋण प्रोवाइड करते हैं। फिर वापस कैसे होगी जमीन? जिस दिन किसान ने अपना ऋण वापस किया उस दिन क्या किया जाता है? उनकी भूमि उनको रिटर्न कर दी जाती है। ठीक है, अब ऋण मिलेगा क्यों? मतलब किसी को ऐसे ही थोड़ी ना ऋण मिल जाएगा। इसके लिए देखा जाता है कि जो भी लोन की डिमांड हो रही है उसका पर्पस क्या है। ठीक है, पर्पस ऑफ लोन जो है ये तो कहीं भी अगर आप देखो, सिंपल आप अगर कमर्शियल बैंक से भी अगर हम लोन लेते हैं तो वो सबसे पहले पूछता है कि पर्पस ऑफ लोन क्या है, किस वजह से आपको लोन चाहिए। तो भूमि विकास बैंक में भी खास करके जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो बड़े कार्यों के लिए, जिसके अंदर ज्यादा पूंजी की आवश्यकता है, उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पंपिंग सेट खरीदना है किसी किसान को, मकान बनाना है, जमीन खरीदना है। ठीक है, ये सब चीजों के लिए क्या है, ये लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, हाँ, टाइम पीरियड क्या होगा? मैंने कहा कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है, तो 15 to 20, और समटाइम्स क्या होता है आपका कुछ ऐसे केसेस भी देखे जा रहे हैं जहाँ पे 20 से ये एक्सटेंड होकर के 25 ईयर्स तक का भी लिया जा सकता है। इसकी प्राथमिक इकाई क्या है? जो बिल्कुल अगर हम ग्रामीण लेवल पे कहें, रूरल लेवल पे कहें, तो सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक इसका सबसे प्राथमिक इकाई है। और राज्य स्तर की अगर हम बात करें तो बिहार राज्य भूमि विकास बैंक, जिस राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यहाँ पे इसको ध्यान देंगे आप लोग। राज्य स्तर पर है बिहार राज्य भूमि विकास बैंक। ठीक है, यहाँ पे इसको कट करेंगे ना, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तो ये हो गया भूमि विकास बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आरआरबी, है ना। आरआरबी क्या है? यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स।
ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, खास करके उन बैंक्स की जिसके थ्रू क्या है आपका स्पेशली जो रूरल पीपल हैं, जो खास से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा बेनिफिटेड हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा, कम आसानी से, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए। जैसे बैंक्स में होता है कि अगर लोन लेना है तो उसके लिए एक आपको महीने पहले बैंक के चक्कर मारने पड़ेंगे, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, कई सारे जो है फॉर्मेलिटीज़ है उनको पूरा करना पड़ेगा। तो ये सब जो है इजीली लोन प्रोवाइड कर देते हैं, किसको, जिसको भी लोन चाहिए। ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो ये 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी का टाइम था, नरसिम्हन कमेटी ने ये सजेस्ट किया था कि भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है, ग्रामीण लोगों को लोन क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम जो था 1976 एक अधिनियम बनाया गया और इसके तहत जो है मतलब स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या है, सीमांत और छोटे किसान, सीमांत मैं बता चुकी हूँ, मार्जिनल फार्मर्स, मार्जिनल क्या बताया मैंने कल पिछली क्लास में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, छोटे किसान, मध्यम किसान और बड़े किसान। छोटे किसान यानी कि लैंड होल्डिंग्स कितनी है, अगर किसी किसान के पास 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है तो उसको हम स्मॉल फार्मर यानी छोटे किसान में रखते हैं। मोर देन 2 हेक्टेयर यानी 2 to 10 हेक्टेयर के बीच में अगर उसके पास लैंड है, इट मीन्स ही इज कंसिडर एज अ मीडियम फार्मर। और अगर मोर देन 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड है तो उसको हम लार्ज फार्मर यानी बड़ा किसान कहेंगे। अब आप ऐसे समझो, किसी किसान के पास आधे कट्ठे की जमीन है ना, तो उसको किस में रखोगे, तो कहने के लिए तो हुआ कि वो एक खेत का मालिक है यानी वो किसान है, लेकिन क्या ये जो प्लॉट है या जो उसकी खेत है क्या इस लायक है कि वो अपनी फैमिली को उस पर मतलब सरवाइव कर सके, नहीं ना। तो इसलिए इन किसानों को क्या कहा जाता है, मार्जिनल फार्मर या फिर सीमांत किसान। यानी एक व्यक्ति उसके अंदर काम करेगा, बाकी व्यक्ति लैंडलेस हैं यानी वो दूसरे के खेतों में जाकर के क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो उनको ही हमने क्या रखा है, सीमांत किसान का है। तो यानी कि हमने किसकी बात करी है, जो सबसे ज्यादा मतलब गरीब होते हैं, है ना, जिनको लोन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ऐसे किसान जो सीमांत है, छोटे किसान जिनके पास ज्यादा नहीं 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, जो आर्टिसंस है यानी जो कारीगर है, इसके अलावा जो अन्य वर्ग की जरूरतों को पूरा करना। तो इनकी उद्देश्यों को, उद्देश्य यही था इस बैंक को स्थापित करने का कि ये जो खास करके जो हमारे यहाँ पे जो सबसे लो इनकम ग्रुप में जो सेक्शन फॉल करता है, उसके लिए क्या है, उनके उद्देश्य के, उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए इस बैंक को स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, अगर हम साख की बात करें, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं डाटा आपकी बुक में पुराना है, फिर लेकिन मैंने उसी डाटा को यूज किया है। अगर हम आरआरबी के द्वारा देखें कि बिहार राज्य में कितना क्रेडिट उपलब्ध कराया गया है, कितना साख उपलब्ध कराया गया है, तो अगर हम ईयर देखें मंथ मार्च 1992 में, तो यहाँ पे लगभग 43,276 लाख रुपीस जो है ये एज ए क्रेडिट ये लोन प्रोवाइड किया गया है। मार्च का डाटा आप देखो कितना है आपका 66,360 रुपीस इन लैक्स। 2001 में ये लगभग आपका 1,07,940 लाख रुपीस। तो ग्रेजुअली हम क्या देख रहे हैं, इस डाटा को क्यों आपको दिखाया गया है, क्योंकि आरआरबी जो है ये ग्रेजुअली क्या कर रही है, जो लोन का अमाउंट है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इंक्रीज क्यों कर रही है, क्योंकि लोन की डिमांड ज्यादा हो रही है। जितनी ज्यादा लोन की डिमांड होगी, इट मीन्स कि लोग जो है उतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी किसानों को उतना ही ज्यादा, या ये जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो काफी लो इनकम ग्रुप में फॉल करता है, ये सब क्या कर रहे हैं, बहुत ट्रस्ट के साथ आरआरबी से क्या कर रहे हैं, लोन का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये डाटा हमें यही शो कर रहा है। अगर हम बात करते हैं आरआरबी की, तो सबसे पहले क्या है, अब इसकी हम देखते हैं कि कंट्रोल किसके पास है। बार बार मैं आपको बात बता रही हूँ कि ये फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, यानी कि संस्थागत स्रोत है। संस्थागत और गैर संस्थागत में सबसे महत्वपूर्ण जो डिफरेंस था वो था सुपरविजन का। यानी गैर संस्थागत स्रोत यानी साहूकार, महाजन, व्यापारी, इन सब पे किसी का सुपरविजन नहीं था, पर ये जो है ये सुपरवाइज्ड होती हैं किसी न किसी नियामक बॉडी के थ्रू। तो यहाँ पे जो आरआरबी है ये भारत सरकार के द्वारा सुपरवाइज्ड होती है।
तो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा पहुंचाने के लिए स्थापित किए गए सरकारी स्वामित्व वाले बैंक है। इट मीन्स कि इसका जो कंट्रोल है वो किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, इसका स्वामित्व जो है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार ने किसको रखा हुआ है? बैंक्स को नहीं दिया है। जनरली मैंने आपको बताया था कि जो भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं इनको कौन कंट्रोल करता है, सुपरवाइज कौन करता है? ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक करती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे इन बैंक्स का जो सुपरविजन है या जो कंट्रोल है वो केंद्र सरकार रखती है, लेकिन किसके तहत? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना, वित्त मंत्रालय के तहत ये इसको कंट्रोल करते हैं। तो 3 तरह का स्वामित्व होगा इसमें। पहला केंद्र सरकार करती है, जिस भी राज्य में वो बैंक है तो संबंधित राज्य होंगे, और एक वाणिज्यिक बैंक होगा। फॉर एग्जांपल एसबीआई ही हो गया, तो एसबीआई जो है वो क्या कर सकती है? आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है कहीं का, तो जो एक एसबीआई जो है वो भी उसके ऊपर कंट्रोल करेगी। इट मीन्स ध्यान आपको रखने वाली 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इस पे कंट्रोल किसका होता है, यानी कौन सी बॉडीज जो है इसका स्वामित्व अपने हाथ में रखती है, तो तीनों रखेंगी। पहला हो गया भारत सरकार। भारत सरकार किसके थ्रू? आरबीआई के थ्रू नहीं कर रही है, बल्कि किसके थ्रू कर रही है? वित्त मंत्रालय के थ्रू। फिर जिस भी संबंधित राज्य में, फॉर एग्जांपल अगर हम बिहार के आरआरपी की बात कर रही है तो बिहार राज्य का जो है उसका कंट्रोल रहेगा। प्लस इंपॉर्टेंट है कोई ना कोई एक वाणिज्यिक बैंक। हाँ, ये 3 लोग मिलकर के करते हैं ना। अगर हम बात करें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हमारे राज्य में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, बिल्कुल है, क्या नाम है उसका? बिहार ग्रामीण बैंक। स्टैब्लिश कब हुआ? 2025 में। सोचिए, ये एक बहुत ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पे पहला और जो अभी जाकर के नहीं, लास्ट ईयर 2025 में हमारे यहाँ पे अपना एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुला। ठीक है, और ये बना किसके थ्रू है? पहले हमारे यहाँ पे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक था और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और ये फिर क्या बना है? आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसका प्रायोजक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। अभी मैंने क्या समझाया आपको कि एक जो कमर्शियल बैंक है वो इसको कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पे जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है बिहार का, कौन सा है? बिहार ग्रामीण बैंक। इसका प्रायोजक बैंक कौन सा होगा? पंजाब नेशनल बैंक। तो अगर अब इस तरह से हम देखें, क्वेश्चन आता है आपका कि बिहार ग्रामीण बैंक क्या एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार ग्रामीण बैंक का स्वामित्व किनके पास है, सुपरविजन किसके पास है, तो पहला आप बताओगे गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के थ्रू। दूसरा आप बताइएगा क्या? राज्य सरकार। लेकिन हम किस राज्य की बात कर रहे हैं? बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार हो गया। और थर्ड है कोई एक वाणिज्यिक बैंक होगा प्रायोजक, वो कौन सा हो गया? पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अब हम बढ़ते हैं काफी फेमस और बहुत बार आपने सुना भी होगा नाबार्ड के बारे में, है ना। नाबार्ड है क्या? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अभी तक बार बार मैं बता रही हूँ कि हम लोग बैंक, गांव के लोग बैंक्स के पास नहीं जाएंगे, बल्कि बैंक जो है वो गांव के पास आ रही है, गांव के लोगों के पास आ रही है, ताकि उनको अल्पकालीन दीर्घकालीन लोन जो है वो बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या कर सके? प्रोवाइड कर सके। तो नाबार्ड जो है वो भी एक प्रकार का ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब इसमें भी पढ़ते हैं हम इसका स्वामित्व किसके पास है। ऑब्वियसली ये फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, यानी संस्थागत स्रोत है, तो किसी न किसी के पास इसका कंट्रोल तो होगा ही। तो इसका कंट्रोल भी किसके पास है? भारत सरकार के पास। भारत सरकार किसके थ्रू कंट्रोल करती है? वित्त मंत्रालय के थ्रू। और ये नाबार्ड जो है ये सबसे एक शीर्ष एपेक्स, है ना, ये विकास बैंक है। उद्देश्य क्या है इसका? कोई भी बैंक अगर सेटअप किया गया, एस्टैब्लिश किया गया, तो बिना उद्देश्य के तो नहीं किया गया होगा, कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा। तो उद्देश्य क्या था? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करना। ठीक है, अर्थव्यवस्था में क्या क्या आ जाएगा? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्पेशली जो एग्रीकल्चर, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो भी कृषि है और कृषि बेस्ड है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज है, वो ज्यादातर गांव के लोग उसी में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं रूरल इकोनॉमी की, तो ये बिल्कुल बेस्ड है किसके ऊपर? एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज से। ठीक है, काम क्या करती है ये? जितने भी जो कृषि है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसके अलावा कृषि तो है ही, लेकिन ग्रामीण विकास के लिए भी ये क्या करती है? वित्तीय सहायता प्रोवाइड करती है और ऋण भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है
अभी हमने आरआरबी के बारे में पढ़ा था, तो जितने भी सहकारी बैंक भी पढ़ाया मैंने आपको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी पढ़ाया, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों का नियामक है, उन सबको कौन नियामक कौन है, कौन देख रहा है, तो ये है नाबार्ड ना। नाबार्ड के थ्रू ये सब क्या हो रहे हैं, आपका सुपरवाइज हो रहे हैं, यानी कि इनके लिए नियामक होते क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लो। नियामक जो इनको काम करने के लिए नियमों को बनाए, यानी पॉलिसीज जो है ये लगभग क्या करते हैं, नाबार्ड के फॉलो करती हैं। कौन कौन से बैंक्स, आरआरबी और जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो सारे, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण के बुनियादी ढांचे, मैंने अभी बताया कि ये आपको प्रोवाइड कर रही है लोन दो चीज़ों के लिए, एक तो आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर बेस्ड, उन सब के लिए, प्लस जो गांव का बुनियादी ढांचा है, सड़क हो गया, नहर, ये सब चीज़ के लिए। हाँ, तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ठीक है। स्थापना कब हुई है, 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। और ये इसका लोगो है, ठीक है। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। थैंक यू।